हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 20 दिसंबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं 2026 का, उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें आपको टोटल 51 टेस्ट मिलेंगे ओनली एट 599 रुपीज़। तो ये टेस्ट सीरीज़ हमारी ऑलरेडी चल रही है, फ्लेक्सिबल है, इसकी टाइमिंग्स वगैरह आप जब चाहें टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर एनरोल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सी सेट लाइव क्लासेस की, तो हमारा एक बैच चल रहा है, ओनली 1299 में आपको इसकी एक्सेस मिलती है। और अगर आप चाहें लाइव पढ़ना तो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें रिकॉर्डेड पढ़ना तो उसके लिए भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच जो है वो सिर्फ 499 में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, या हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पर, और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये फ्रंट पेज पर इमेज दिखाई दे रही है, ये बेसिकली कल 19 तारीख को लोकसभा का जो विंटर सेशन था वो यहाँ पर पूरा हुआ है। और इसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, है ना, उनकी तरफ से बेसिकली एक मतलब उनके दफ्तर में एक एक कन्वेंशन है कि जब सेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद एक चाय जो है वो वहाँ पर पी जाती है, उसका इनविटेशन ये देते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, राजनाथ सिंह जी जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस की जो सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो सत्र जो है वो पूरा हो गया है और सत्र में कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्स जो हैं वो भी पास हुए हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको इंश्योरेंस को लेकर बताया था कि इंश्योरेंस पर 100% एफडीआई को जो है वो अलाउ कर दिया गया है, वो बिल यहाँ पर पास हो गया है। साथ ही साथ जो एमजी नरेगा को रिवैम्प करने के लिए एक नया बिल लाया गया, विकसित भारत जी राम जी बिल, वो बिल भी यहाँ पर संसद में पास हो चुका है। इसके बाद हम बात करें तो न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट जो न्यूक्लियर आपका क्षेत्र है, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए या प्राइवेट प्लेयर्स के लिए उसको ओपन कर दिया गया है। जो शांति बिल है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात भी करेंगे, वो बिल भी यहाँ पर पास हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के ही कुछ इंपॉर्टेंट बिल जो है वो इस बार संसद के सत्र में पास हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में एक बार फिर से जो है वो हिंसा देखने को मिल रही है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वहाँ पर एक यूथ लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था ओस्मान हदी। ठीक है, ओस्मान हदी, इनको वहाँ पर इनको मार दिया गया है। तो उसके बाद वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और दो जो वहाँ के न्यूज़पेपर हुआ करते थे, डेली न्यूज़पेपर, उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई है। और अभी आपको हो सकता है पता है या नहीं पता है, लेकिन वहाँ की जो एंतरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि फरवरी में यहाँ पर जो है वो अगले चुनाव होने हैं। ठीक है, तो अब वही जो है इस तरीके की अ, लग रहा है कि कुछ एंटी इंडिया करंट वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये उस्मान हदी जो है वो भारत के बहुत बड़े आलोचक हुआ करते थे। और कहीं ये डर है कि कहीं ये जो अब फरवरी में पोल्स होने हैं, जो चुनाव होने हैं, क्या उसमें हिंसा या कुछ इस तरीके की घटनाएं देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बात हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है वो देखेंगे, फिर एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। वो आर्टिकल ये है, देखिए, ये है दिस वन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ यूएस फर्म टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन दिसंबर 24। ठीक है, इसरो का जो LVM-3 रॉकेट है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल, उसका एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा 24 दिसंबर को। ठीक है, ये बेसिकली LVM-3 का M6, ये एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च है। सैटेलाइट का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप लोग ज़रूर जो है वो ध्यान रखें, दैट इज़ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, ये सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और ये सैटेलाइट किसका है? यूएस की एक कंपनी है, कम्युनिकेशन की सैटेलाइट की कंपनी है, दैट इज़ AST स्पेस मोबाइल INC। ठीक है, और एक कमर्शियल एग्रीमेंट इनका हुआ है जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसके साथ, और उसी के तहत ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है, तो ये जो AST मोबाइल है इसका ये कहना है कि ये जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन ब्लूबर्ड सैटेलाइट्स, इनको डिज़ाइन किया गया है कि ये 24/7 हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड डायरेक्टली टू एवरीडे स्मार्टफोन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरी दुनिया में जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें 24/7 हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस या सर्विसेज देने के लिए ये सैटेलाइट्स को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, सैटेलाइट का नाम जरूर याद रखिएगा, दैट इज़ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, यूएस का है, इसरो इसको लॉन्च करने जा रहा है LVM-3 में। LVM-3 जो अभी तक का हमारा सबसे क्या है पावरफुल रॉकेट है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन पेज पर आएंगे और यहाँ पर हमें 2-3 आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये शांति बिल को लेकर ही आर्टिकल है। ठीक है, कि कैसे इंडिया जो है वो अपना न्यूक्लियर पावर रिजीम को ओवरहॉल कर रहा है, बदलाव उसमें कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसी को लेकर एक RTI से रिलेटेड भी एक इशू है, इसी बिल को लेकर, वो भी हम बात करेंगे। और एक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो रुपया डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, वो यहाँ पर फिर से बात की गई है, तो वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अगर हम बिल की बात करें, दैट इज़ द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है शांति बिल। इसको जो है वो ट्यूसडे या थर्सडे को जो है वो पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। और ये बिल जो है वो अलाउ करता है कि प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो एंटर द ऑपरेशन साइड ऑफ द टाइटली गवर्न न्यूक्लियर पावर सेक्टर। ठीक है, अभी तक जो हमारा न्यूक्लियर पावर का सेक्टर था ये पूरी तरीके से क्या था, अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को अब वो जो है इसमें अलाउ किया जा रहा है। और एक बार ये अभी तो खैर ये बिल पास हुआ है, ठीक है, अब इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, उसके बाद फिर ये गैजेट में पब्लिश होगा। तो एक बार जब ये नोटिफाई हो जाएगा तो ये बिल जो है, जो पुराने हमारे 2 एग्जिस्टिंग लॉज थे, एक था 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और दूसरा था 2010 का सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो इन दोनों एक्ट्स को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इफेक्टिवली रीड्रॉ करेगा इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर रिजीम है उसको। ठीक है, ये बेसिकली कुछ जो नॉर्म्स हैं, जैसे कि कौन जो है वो प्लांट्स, जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको बिल्ड कर सकता है, उनको ऑपरेट कर सकता है, कैसे जो एक्सीडेंटल लाइबिलिटी है उसको कैप किया गया है। ठीक है, सेफ्टी रेगुलेटर्स का क्या रोल होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंपनसेशन के क्या मैकेनिज्म्स होंगे, इन सबको, इन सारे नॉर्म्स में कुछ ट्वीकिंग या बदलाव यहाँ पर किया गया है। ठीक है, हालांकि इस बिल को लेकर जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसने कुछ बड़ी चिंताएं जो है वो यहाँ पर जाहिर करी थी, है ना। और उसमें वही कहा गया था कि जो इक्विपमेंट सप्लायर्स है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर कम किया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उस चीज़ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो जिम्मेदारी फिक्स करने की बात थी इक्विपमेंट सप्लायर्स की, उनको कम किया गया है। तो इस प्रोविज़न को लेकर जो विपक्ष है उसने चिंता जाहिर करी, लेकिन उसके बावजूद ये बिल जो है वो पास हो गया है। ठीक है, केंद्र का हालांकि ये कहना है कि ये जो लॉ है, जो नया कानून बनाया जा रहा है, ये एक हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, इंडिया का, भारत का जो लक्ष्य है कि 2047 तक हमें अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचाना है। उस लक्ष्य को पूरा करने, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा सरकार का यहाँ पर कहना है। अब प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो नया लॉ है ये अलाउ करता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका ट्रांसपोर्ट, उसका स्टोरेज, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे काम जो है वो कौन कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी अब कर सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मिनरल्स, इन सब का स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये प्राइवेट सेक्टर भी अब कर सकते हैं। अभी तक ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, मतलब जो सरकारी कंपनियां आप कह सकते हैं, ठीक है, जिनमें सरकार की मेजर स्टेक होल्डर होती है सरकार, तो उनके अंडर में था ये। लेकिन अब इस तरीके की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें रिटेन्स अ स्ट्रिक्ट सेफ्टी रिजीम, स्पेशली इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में सेफ्टी रिजीम, काफ़ी स्ट्रिक्ट सेफ्टी रिजीम जो है वो अभी भी रखा गया है। जैसे कि इसमें यह कहा गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई
जितनी भी एंटिटीज़ हैं, मतलब जो भी नई कंपनीज वगैरह सेटअप की जाएंगी, ठीक है, या जो भी इसमें काम कर रही हैं, वो उनको एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि AERB से सेफ्टी ऑथराइजेशन जो है वो लेना होगा। ठीक है, और ये जो ऑथराइजेशन है ये किस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए मैंडेटरी होगा? मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंड रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट एज वेल एज फॉर एस्टेब्लिशिंग, ऑपरेटिंग एंड डीकमिशनिंग रेडिएशन फैसिलिटीज़। तो इस तरीके की कोई भी अगर एक्टिविटी की जाती है तो उसके लिए क्या करना होगा? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि AERB से पहले सेफ्टी ऑथराइजेशन जो है वो लेना होगा, ये मैंडेटरी करा गया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इस बात के भी कुछ इंडिकेशंस हैं कि जो पावर सेक्टर है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर है, ठीक है, इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया जाए, है ना। हालांकि इस बिल में ऐसे कोई बात एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं की गई है कि पावर सेक्टर, न्यूक्लियर पावर के सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाएगा, है ना। वो बात बिल में कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 3E है वो सिंपली क्या कहता है, उसमें परमिट किया गया है क्या? एनी अदर पर्सन, अ ब्रॉडली डिफाइंड टर्म टू इंक्लूड इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एसोसिएशंस, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें लिखा गया है एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन का मतलब इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, एसोसिएशंस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको एक्सप्लिसिटली परमिट किया गया है, परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू सेट अप न्यूक्लियर फैसिलिटीज और अंडरटेक रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, एक्सप्लिसिटली कहीं पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाएगा, ठीक है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर में ओपन होगा, ऐसा नहीं लिखा है। एक्सप्लिसिटली क्लियरली कहीं पर मेंशन नहीं है, बट ये बातें लिखी गई हैं, तो इससे इस तरफ इशारा मिलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि लिखा गया है कि जिसको भी सरकार नोटिफाई करेगी वो ये सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो वो अब उसमें इंडिविजुअल है तो फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं, ठीक है, फॉरेन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं मे बी। ठीक है, बात समझ गए आप? अब इसके बाद आगे लिखा है द सब्सिक्वेंटली नोटिफाइड रूल्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोर क्लैरिटी। अब इस एक्ट के अंतर्गत जो नियम बनेंगे, जो रूल्स बनेंगे, हो सकता है कि उसमें कुछ और ज़्यादा क्लैरिटी में चीज़ें सामने आएँ। गवर्नमेंट में कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि दैट द इक्विटी इन्फ्यूजन रूल्स इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर वुड बी अलाइंड टू द गवर्नमेंट्स फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन गाइडलाइंस। ठीक है, कि मतलब अगर इस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया जाएगा तो वो कितना इक्विटी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 74% था, लेकिन अभी रिसेंटली जो बिल पास किया गया है उसके अंतर्गत अब 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, इक्विटी के फॉर्म में वो अलाउ कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो उसी तरीके से इस सेक्टर में भी कितना जो है वो इक्विटी होगा, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का क्या इक्विटी हो सकता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की जो फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन गाइडलाइंस है उसके अनुसार होगा। ठीक है, और जैसा कि बाकी सेक्टर्स में है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही होगा। इसके बाद इस लॉ में कुछ सर्टेन क्रिटिकल और सेंसिटिव एक्टिविटीज़ के लिए अभी भी जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, वो जैसे क्या क्या है? एनरिचमेंट एंड आइसोटोपिक सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। ठीक है, ये काम अभी भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। द मैनेजमेंट एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल एंड हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड द प्रोडक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, ये सारा का सारा काम जो है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ये उसके लिए अंदर एक्सक्लूसिव कंट्रोल में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अकाउंटेबिलिटी के सवाल की अगर हम बात करें तो एक इस नए लॉ में, इस नए कानून में जो एक कंटेंशियस चेंज है, कंटेंशियस का मतलब है विवादास्पद, जिसके ऊपर काफ़ी सारा विवाद हो रहा है, वो यही है कि पहले जो एक प्रोविजन हुआ करता था दैट इज राइट ऑफ रिकोर्स। ठीक है, राइट ऑफ रिकोर्स को यहाँ पर हटाया गया है। राइट ऑफ रिकोर्स का मतलब ये था कि जो न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर्स थे, ठीक है, वो कंपनसेशन मांग सकते थे फ्रॉम देयर इक्विपमेंट सप्लायर इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, अब न्यूक्लियर एक्सीडेंट कब होगा? जब कोई इक्विपमेंट सप्लायर ने इक्विपमेंट भेजा, ठीक है, उस इक्विपमेंट को प्लांट में सेटअप किया गया और उससे फिर ऑपरेशंस चल रहे हैं। ठीक है, बट अगर ऑपरेशंस के दौरान मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो न्यूक्लियर जो ऑपरेटर था, प्लांट ऑपरेटर,
वो इक्विपमेंट सप्लायर से कंपनसेशन की मांग कर सकता था। इसको कहा जाता है राइट ऑफ रिकोर्स। लेकिन अब इस प्रोविजन को यहाँ पर खत्म किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली जो आपका सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था 2010 का, उसका सेक्शन 17 यही कहता था कि द न्यू ऑपरेटर ऑफ अ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज शैल हैव द राइट टू रिकोर्स वेयर सच अ राइट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। ठीक है, कि मतलब किस किस सिचुएशन में, किस किस कंडीशन में एक जो ऑपरेटर है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का, या न्यूक्लियर कहीं पर कोई मतलब फैक्ट्री या न्यूक्लियर आप कह सकते हैं प्लांट का जो ऑपरेटर है, वो कंपनसेशन पे करने के बाद, ठीक है, मतलब जिसका जैसे वहाँ पर कोई वर्कर वगैरह होंगे तो उनको जो भी नुकसान होगा तो उनकी फैमिली को कंपनसेशन देने के बाद वो क्या कर सकता था, उसके पास ये अधिकार था कि राइट टू रिकोर्स की मांग वो कर सकता था। ठीक है, जहाँ पर और कहाँ पर इनकी मांग कर सकता था कि अगर इस तरीके के राइट जो हैं, जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो ऑपरेटर है और जो सप्लायर है उनके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ऐसा लिखा गया है, तो वो उस केस में मांग कर सकता था। दूसरा, द न्यूक्लियर एक्सीडेंट हैज रिजल्टेड सच एज अ कंसिक्वेंस of an act of supplier or his employee which includes supply of equipment or material with patent or latent defects or substandard services। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो किस वजह से हुआ है, कि जो न्यूक्लियर सप्लायर था, ठीक है, इक्विपमेंट सप्लायर था, उसके या उसके किसी एम्प्लॉय की वजह से, ठीक है, कि या तो उसने मान लीजिए कोई ऐसा इक्विपमेंट या सप्लाई मटेरियल सप्लाई किया है जिसमें कुछ पेटेंट या लेटेंट डिफेक्ट्स हैं। पेटेंट या लेटेंट डिफेक्ट्स का मतलब होता है, डिफेक्ट का मतलब तो आप समझते हैं कुछ कमियां कुछ खामियां, है ना। लेटेंट डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि जो डिफेक्ट्स आपको आसानी से जब आप किसी भी मशीन का या किसी भी इक्विपमेंट का एक क्या बोलते हैं उसको, वो करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, तो उसमें पता ना लगे। ठीक है, कुछ ऐसे हिडन डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि डिटेल में अगर उसकी चेकिंग की जाए तब पता लगेगा। उस तरीके के डिफेक्ट्स को कहा जाता है लेटेंट डिफेक्ट्स। और एक होता है पेटेंट डिफेक्ट्स। पेटेंट डिफेक्ट्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, उसका कोई पार्ट मिसिंग है ना, कहीं पर कोई क्रैक वगैरह दिख रहा है मशीन में, तो उस तरीके की चीज़ें जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई की जा सकती है, उसको कहा जाता है पेटेंट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो पेटेंट डिफेक्ट्स या लेटेंट डिफेक्ट्स हो, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड की गई हो एम्प्लॉयर, ये जो सप्लायर है, इक्विपमेंट सप्लायर है, उसके या उसके किसी एम्प्लॉय की तरफ से वो सब स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो इस स्थिति में भी वो राइट टू रिकोर्स का यूज़ कर सकता था। तीसरा कंडीशन ये था कि द न्यूक्लियर इंसिडेंट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन ऑफ एन इंडिविजुअल डन विद द इंटेंट टू कॉज न्यूक्लियर डैमेज। ठीक है, या फिर ये न्यूक्लियर इंसिडेंट जो है वो किसी इस वजह से हुआ है कि किसी इंडिविजुअल की विद द इंटेंट, किसी इंडिविजुअल की ये इच्छा थी न्यूक्लियर डैमेज कॉज करने की। ठीक है, तो उसने ऐसा करने के लिए कुछ हरकत करी या नहीं करी। ठीक है, कि मतलब मान लीजिए कोई सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं उनको फॉलो करना था, उसने नहीं करा, तो वो एक्ट ऑफ ओमिशन हो जाएगा। ठीक है, या कुछ चीज़ करने की ज़रूरत, कुछ चीज़ उसने करी वो गलत हो गई, तो वो एक्ट ऑफ कमीशन हो जाएगा। उसकी वजह से अगर कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपका 2010 का सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी डैमेज एक्ट था उसमें ये बातें कही गई थी। लेकिन इस नए वाले लॉ में जो प्रोविज़न ए और सी है उसको तो रिटेन किया गया है, लेकिन जो प्रोविज़न बी था, प्रोविज़न बी बेसिकली डील्स करता था उसी से कि जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लायर है ना, अगर उसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो लाइबल था कंपनसेशन वगैरह देने के लिए। बट उसी चीज़ को यहाँ पर जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था, वही कि वो न्यूक्लियर इक्विपमेंट वेंडर्स को एक्सपोज करता था टू लॉन्ग टर्म एंड अनसर्टेन लाइबिलिटी रिस्क इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, कि अगर कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो फंसेगा कौन, अल्टीमेटली जो इक्विपमेंट सप्लायर या इक्विपमेंट वेंडर है वो। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। लेकिन यहाँ पर पहले एक चीज़ और थी कि जो लाइबिलिटी लिमिट थी वो 1500 करोड़ की रखी गई थी फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर जिसकी थर्मल पावर 10 मेगावाट या उससे ज़्यादा थी, तो उसके लिए फ्लैट एक लिमिट रखी गई थी 1500 करोड़ की लाइबिलिटी लिमिट। ठीक है, लेकिन अब इस बार का जो ये नया लॉ है इसमें ग्रेडेड लाइबिलिटी लिमिट रखी गई है। ठीक है, उसमें कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो लिमिट्स सेट की गई हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पर इसकी जो पूरी ये टेबल दी गई है, ये सारी बातें वैसे हम लोग कुछ दिनों पहले कर भी चुके हैं, बट फिर से आज पूरा डिटेल में आया है आर्टिकल्स, तो मैं इसलिए आपके सामने कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बताया गया है
कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनकी थर्मल पावर 3600 मेगावाट से ज़्यादा है उनके लिए लाइबिलिटी रखी गई है 3000 करोड़ की। ठीक है, जो 1500 से लेकर 3600 मेगावाट तक के हैं उनके लिए 1500 करोड़ है। 750 से लेकर 1500 मेगावाट के बीच में 750 करोड़ है। 150 से 750 मेगावाट के बीच में 100 करोड़ है, 300 करोड़ है। और ऐसे रिएक्टर्स जिनमें 150 मेगावाट तक की पावर है या फिर फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज अदर देन स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, अगर इस केस में कोई भी इंसिडेंट होता है तो लाइबिलिटी रखी गई है 100 करोड़ की। ठीक है, तो ये बेसिकली इस बार ग्रेडेड लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पर लाई गई है। ठीक है बात। अब इसके बाद ये लिखा है कि द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन an insurance policy or other financial security to cover liability applies only to private sectors but exempt nuclear installations owned by the center। यानी कि कोई भी जो प्राइवेट ऑपरेटर है ना, कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर न्यूक्लियर ऑपरेशंस में आता है, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी रखनी होगी या फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रोविजंस रखने होंगे ताकि अगर वो इस तरीके की लाइबिलिटी उसको देनी पड़े तो वो उसको दे सके। ठीक है, उसके लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ प्राइवेट के लिए है। ठीक है, इंस्टॉलेशन ओन्ड बाय द सेंटर को इसमें एग्जाम्प्ट किया गया है। ठीक है, इसमें सेंटर को ये एम्पावर करता है ये लॉ टू इस्टेब्लिश अ न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग इट्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर इंसिडेंट। ठीक है, हालांकि अगर कोई गवर्नमेंट ऑपरेटेड वो है न्यूक्लियर फैसिलिटी है, अगर वहाँ पर भी कोई इंसिडेंट होता है तो कंपनसेशन उनको भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो कंपनसेशन देने के लिए वो एक न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड जो है वो बनाएंगे और वहाँ से वो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद पेनल्टी फ्रंट की अगर हम बात करें तो इस बिल में मॉनेटरी पेनल्टीज भी हैं, अगर लेस सीवियर नेचर का है तो मॉनेटरी पेनल्टीज भी है, और अगर ज़्यादा गंभीर अपराध है तो फिर इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न भी रखा गया है। लेकिन इससे पहले का जो पुराने कानून थे उन्होंने उसमें मॉनेटरी पेनल्टीज़ का कोई भी प्रोविज़न या प्रावधान नहीं था। रेगुलेटरी ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो इस बिल में एक और जो है वो नया प्रोविज़न है, और वो ये है कि जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देने की बात की जा रही है। ठीक है, 1983 में जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1962 का, उसके सेक्शन 27 के अंतर्गत 1983 में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और AERB का काम क्या था कि वो रेगुलेटरी और सेफ्टी फंक्शंस करता था। सेक्शन 27 ऑफ द ओल्ड एक्ट अलाउड द सेंटर टू पास ऑन इट्स पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द लॉ टू ऑफिसर्स और अथॉरिटीज वर्किंग अंडर इट। ठीक है, तो इस जो पुराना वाला एक्ट था 1962 का, उसके सेक्शन 27 में ये था कि सेंटर को ये अलाउ था कि वो अपनी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं इस लॉ के अंतर्गत ऑफिसर्स और अथॉरिटीज जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको वो अपने काम सौंप सकता है, मतलब काम एक तरीके से डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस प्रोविजन में ये नहीं था कि कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या बोर्ड बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो जो मतलब सरकार के अपने काम है ना, वो क्या कर सकता है, वो पावर्स को डेलीगेट कर सकता है टू अ सबऑर्डिनेट बॉडी। कोई अलग से बॉडी बनाने की बात यहाँ पर नहीं थी, इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो AERB है वो एक अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग एज एन अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर्स असाइंड बाय द सेंटर। तो सेंटर से जो उसको अथॉरिटी मिलती थी वो उसी के अंतर्गत काम करता था। एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर विद इंडिपेंडेंट लीगल अथॉरिटी ऐसा नहीं था। 2012 में जो CAG की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें CAG ने AERB की जो डिपेंडेंस है ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर इट्स बजट एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसको हाईलाइट किया था। ठीक है, कि वो अपने बजट के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ऊपर निर्भर है ना, और द एब्सेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी फंक्शंस, की रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी फंक्शंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा सेपरेशन नहीं है। एंड द सबऑर्डिनेशन ऑफ इट्स चेयरपर्सन टू द सेक्रेटरी ऑफ द DAE, कि जो उसका सेक्रेटरी भी होगा, चेयरपर्सन भी होगा ये इसका AERB का, वो DAE के सेक्रेटरी के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को हाईलाइट किया था 2012 में CAG की रिपोर्ट में। ठीक है, CAG में ये भी पाया गया था कि द चेयरपर्सन ऑफ AERB रिपोर्ट्स टू द चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ DAE। ठीक है, कि जो AERB के चेयरपर्सन हैं वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन को रिपोर्ट करते हैं, और वो कौन होते हैं, DAE के सेक्रेटरी। ठीक है,
and one of the bodies regulated by the AERB, रिजल्टिंग इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, और इससे कन्फ्लिक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट आता है। अब नए लॉ में इस चीज़ को फिक्स किया गया है। इसमें एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल बनाने की बात भी कही गई है, जो कि एड्रेस करेगा ग्रीवियांसेस ऑफ लाइसेंसीज, फैसिलिटेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, जो लाइसेंसीज की ग्रीवियांसेस होंगी, कुछ शिकायतें होंगी, उनको एड्रेस करेगा। डिस्प्यूट्स कोई होंगे तो उनके रिड्रेसल के काम इसमें होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, और जो AERB के द्वारा कंप्लेंट्स आएंगी, रेफर की जाएंगी, उनको भी हैंडल करेगा। ठीक है, ये बेसिकली एक एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल का काम रहेगा। इसमें एक न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन बनाने की बात भी की गई है, जो कि सीवियर न्यूक्लियर डैमेज रिलेटेड जो केसेस होंगे होगा। ठीक है, इसमें एक एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाने की बात भी की गई है फॉर इलेक्ट्रिसिटी एज द एपिलेट अथॉरिटी टू हेयर एंड डिस्पोज अपील्स अंडर द बिल। ठीक है, इस बिल के अंतर्गत जो भी फैसले होंगे उसको लेकर अगर आपको कोई अपील करनी है तो वो एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द काउंसिल और पेनल्टीज इम्पोज बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कि अगर कोई भी जो काउंसिल है उसका कोई ऑर्डर है, ठीक है, जिससे आप सहमत नहीं हैं, या जो भी आपके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह लगाई जा रही हैं, अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं इस एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, आई होप बात समझ गए, सारे प्रोविजंस अब क्लियर हैं इस बिल को लेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल है ना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट की बात है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आर्टिकल की बात करते हैं। बाय ओवरराइडिंग द RTI एक्ट न्यू लॉ ट्रिगर्स ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स। अब ये बेसिकली बात इसी बिल से रिलेटेड है कि जो ये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, दैट इज शांति बिल है, इसका बेसिकली क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 उसको ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, इस बिल का जो सेक्शन 39 है जो डील करता है विद द सीक्रेसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन। अब क्या है इस सेक्शन 39 में अगर हम बात करें तो सेक्शन 39 जो है वो सेंटर को पावर देता है टू डिक्लेयर सर्टेन इन्फॉर्मेशन एज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, कि सेंटर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को एज रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर कर सकती है, ये सेक्शन 39 में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब वो रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? द लोकेशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस and transactions for their acquisition or disposal, and information relating to the theory, design, siting, construction and operations of nuclear power plant or reactor or plants for the treatment and production of any of the prescribed substance and for the separation of its isotopes। तो इस तरीके की कोई भी जो इंफॉर्मेशन होगी इनसे रिलेटेड, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है अगर सरकार चाहे तो उसको रेस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर कर सकती है। रेस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर करेगी तो होगा क्या कि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी RTI के तहत मांगी जाएगी तो वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिख दिया जाएगा कि एज पर दिस सेक्शन 39 ऑफ दिस एक्ट दिस इंफॉर्मेशन इज डीम्ड रेस्ट्रिक्टेड हेंस कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, ऐसा ही लिखा जाएगा जैसा सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट के तहत लिखा जाता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो ये बात आप समझे। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो एक्सटेंड टू रेगुलेटरी इंटरेक्शंस covering submissions made available to the board or other regulatory bodies during the course of their work and declared as strategic, sensitive or confidential for business purpose by the applicant। ठीक है, जो भी रेगुलेटरी इंटरेक्शंस होंगे, मतलब जो भी इसके बोर्ड के सामने या रेगुलेटरी बॉडीज के सामने जो भी सबमिशंस किए जाएंगे, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर वर्क, उसको डिक्लेयर कर दिया जाए एज स्ट्रेटेजिक, सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल फॉर बिजनेस पर्पस बाय द एप्लीकेंट, तो इन चीज़ों को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सेक्शन में ये लिखा गया है कि नो पर्सन शेल डिस्क्लोज और ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एनी रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस तरीके की जो रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोज, उसको खुलासा ना करे और ना उसको ऑब्टेन करे और ना ही ऑब्टेन करने का प्रयास करे। ठीक है, ऐसा साफ साफ लिखा गया है। विदाउट और डिस्क्लोज विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से उसको डिस्क्लोज करे। एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ एनी फंक्शंस और परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और कोई भी ऐसे एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ एनी फंक्शन
और परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको डिस्क्लोज करना यहाँ पर मना किया गया है साफ साफ। ठीक है, अब सेक्शन 39 का जो सब सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आरटीआई एक्ट 2005, कि 2005 की आरटीआई एक्ट में कुछ भी दिया हो उसके बावजूद, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है उसके बावजूद, द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड एज रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन और प्रोहिबिटेड अंडर दिस सेक्शन शेल बी डिवार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, कि आरटीआई एक्ट 2005 में कुछ भी दिया हो, कोई भी प्रोविजन हो, ठीक है, लेकिन उन सबके बावजूद जो भी इंफॉर्मेशन इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, या फिर जो सेक्शन 39 है उसके अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर किया गया है एज रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन या प्रोहिबिटेड रखा गया है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, दैट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजर, ये बात साफ साफ लिखी गई है। तो इन इफेक्ट वंस इंफॉर्मेशन इज नोटिफाइड एज रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 39, द आरटीआई एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इट एट ऑल। इसका मतलब यही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस शांति बिल के अंतर्गत सेक्शन 39 के तहत उसको रेस्ट्रिक्टेड अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर उसमें आरटीआई लागू ही नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए वो आरटीआई के तहत आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और वो कैसी इंफॉर्मेशन है जिसको एक बार सेक्शन 39 के अंतर्गत, ठीक है, सेक्शन 39 के अंदर क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अब अभी बेसिकली जो आरटीआई एक्ट है उसमें अगर हम बाकी एग्जम्पशंस की बात करें तो आरटीआई एक्ट बेसिकली क्यों लाया गया था, पहली बात तो ये बताएं। आरटीआई एक्ट का मतलब ही ये था, उसका मकसद ही ये था कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, उसके कामकाज में, उसकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, है ना, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, इसीलिए तो आरटीआई लाए थे। आरटीआई का और पर्पज ही क्या है, ठीक है, इसमें बेसिकली डिस्क्लोजर को लेकर ऑलरेडी लिमिट्स हैं। ठीक है, आरटीआई का जो सेक्शन 8 है वो ये कहता है इंफॉर्मेशन टू बी, उसमें अलाउ किया गया है इंफॉर्मेशन टू बी विदहेल्ड वेयर डिस्क्लोजर वुड प्रिजुडियसली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ही ये मेंशन किया गया है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी और ऐसी जानकारी जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता पर, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर कोई असर पड़े, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हो, ठीक है, उसके सिक्योरिटी, उसके स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अगर कोई नुकसान हो, हमारे किसी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन को अगर नुकसान हो, या इस तरीके की किसी भी जानकारी या इंफॉर्मेशन से कोई ऑफेंस या कोई अपराध या कोई दंगा भड़क सके, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जिससे ये लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उस तरीके की इंफॉर्मेशन तो पहले ही रेस्ट्रिक्ट की गई है सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट में ही। ठीक है, आरटीआई एक्ट जो है वो जो इंफॉर्मेशन कवर्ड बाय द कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप्स, कैबिनेट डेलिब्रेशंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें तो वैसे ही जो है वो मतलब प्रोटेक्टेड है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। ठीक है, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस मतलब किसी के बिजनेस रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, कोई ट्रेड सीक्रेट्स हैं। ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है जैसे आप कहिए एक ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच का रिलेशन है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक गार्डियन और एक उसके वार्ड के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, जिसमें एक जो है वो प्रोटेक्टर है और दूसरा जो है वो उसके बेनिफिट सीख कर रहा है, उस रिलेशन को कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, जो कैबिनेट के डेलिब्रेशंस हैं, यानी कि कैबिनेट में जो बातचीत होती है अंदर, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें तो वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं, ये तो आरटीआई अगर आप किसी से मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 9 जो है वो अलाउ करता है रिजेक्शन वेयर डिस्क्लोजर वुड इन्वॉल्व इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सब्सिस्टिंग इन अ पर्सन अदर देन द स्टेट। ठीक है, सेक्शन जो 9 है आरटीआई एक्ट का, उसमें ये बात भी लिखी गई है कि अगर कोई ऐसा डिस्क्लोजर है जिसमें किसी के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ठीक है ना, किसी पर्सन के कॉपीराइट का अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है सब्सिस्टिंग इन अ पर्सन अदर देन द स्टेट, तो उस तरीके के इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर भी उसमें मना किया गया है। सेक्शन 8(2) जो है, आरटीआई एक्ट की बात हो रही है, ये provides that a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm of the protected interest। ठीक है, लेकिन सेक्शन 8(2) में ये भी लिखा गया है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन के एक्सेस को या इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को अलाउ कर सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में वो बात है तो। ठीक है, एक तरफ हो गया पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरी तरफ हो गया जो
किसी के प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है उसको बचाना। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल और दैट अथॉरिटी और दैट डिपार्टमेंट ऑफ एनीथिंग, है ना, किसी भी सरकारी विभाग का या कुछ भी, अगर उसके प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट कम है और पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है, ऐसा सेक्शन 8(2) में दिया गया है। अब एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 जो है उसमें सीक्रेसी प्रोविजंस थे, ठीक है। उसमें यह था कि गवर्नमेंट को अलाउ किया, जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू रेस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स एंड प्रोसेसेस। हाउएवर दीज प्रोविजंस प्रोटेक्टेड प्रीडेटेड द आरटीआई एक्ट। लेकिन ये तब की बात है जब आरटीआई नहीं था, क्योंकि तो 1962 का एक्ट है, आरटीआई 2005 में आया है ना। लेकिन जब से आरटीआई जो है वो लागू हुआ है तो इन थ्योरी ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशंस प्रिवेल्ड अनलेस एन आरटीआई एग्जम्पशन अप्लाइड, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब जो है ये सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी की जो ऑब्लिगेशन थी वो लागू होती थी, ठीक है। अगर आरटीआई उसको एग्जाम्प्ट करती है तो बात अलग है, बट अदरवाइज वो प्रोविजंस इसमें आरटीआई के अंतर्गत आते थे। लेकिन शांति बिल में इस हायरार्की को पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया गया है और साफ साफ ये बात लिखी गई है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी उसको डिक्लेयर कर दिया गया एज रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 39 ऑफ दिस न्यू एक्ट, शांति बिल या न्यू शांति एक्ट, तो फिर उसके ऊपर आरटीआई लागू ही नहीं होगी, ठीक है। आरटीआई का कोई स्कोप ही नहीं बचता उसमें। अब कंसर्न्स रिगार्डिंग सेक्शन 39, तो द इशू विद सेक्शन 39 इज नॉट दैट द न्यूक्लियर पावर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी withheld. The RTI Act already permits this, but the manner and finality of the exemption, ठीक है। मतलब जो सेक्शन 39 बात कर रहा है, ठीक है, उसके साथ इशू मतलब ये नहीं है कि वो न्यूक्लियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है। वो विदहोल्ड की बात तो आरटीआई एक्ट में पहले ही दी गई है सेक्शन 8 में, लेकिन जिस तरीके से वो बताया गया है वो बात है यहाँ पर, वो इशू है, ठीक है। देखो जैसे कि आरटीआई फ्रेमवर्क में एग्जम्पशंस जो है वो कंडीशनल है, ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट जस्टिफाई डिनाइल, कि अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, आपने अगर कभी भी आरटीआई लगाई है या कभी कोई आरटीआई आपने अगर देखी हो, तो उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, आजकल तो खैर ऑनलाइन भी लग जाती है आरटीआई, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो ठीक है, नहीं दी जाती है तो भी क्या होता है कि जो एक ये होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, स्टेट रिलेटेड है तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, सेंट्रल रिलेटेड है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। वो हर जो आजकल सरकारी ये होते हैं, दफ्तर होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, वहाँ पर इस तरीके के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो जब भी इंफॉर्मेशन आती है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाए आरटीआई के तहत, तो उसमें ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो डेजिग्नेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब वो इसको साइन करते हैं, अंडर साइन वही करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है ना, सेक्शन 8 के अंतर्गत अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिनाई की जा रही है तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन दिया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि उनके फैसले को, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जो फैसला है डिनायल का, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है, फिर इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, उनकी तरह चैलेंज भी किया जाता है, ठीक है। द पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड रिमेन्स अवेलेबल थ्रू आउट, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मतलब हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है, कि अगर आप चाहें तो आप बार बार जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपको कोई इंफॉर्मेशन डिनाई की है, आप उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 39 जो है इस पूरे फ्रेमवर्क को रिमूव करता है। अगर एक बार कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्शन 39 के अंतर्गत नोटिफाई की गई है एज रिस्ट्रिक्टेड, तो वो आरटीआई एक्ट के स्कोप से, दायरे से ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई बैलेंसिंग एक्सरसाइज नहीं है, कोई अपील नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है टू आर्ग्यू दैट पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स डिस्क्लोजर, ठीक है। आप इस बात का कहीं पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इस इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजर खुलासा पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें कोई ऐसा अपील का कोई प्रोविजन ही नहीं रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविस्ट है अंजलि भारद्वाज, इनका ये कहना है कि सेक्शन 39 जो है वो एक न्यू सीक्रेसी कैटेगरीज जो है वो क्रिएट कर रहा है, दैट अटैक्स द बेसिक ट्रांसपेरेंसी लॉ, दैट इज आरटीआई को वो अटैक कर रहा है। आरटीआई को एक्सक्लूड करके सेक्शन 39 जो है दैट वुड ऑल्सो डिटर विसल ब्लोइंग एंड इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर डिजास्टर्स। जो न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं या होंगे उनके केस में विसल ब्लोइंग भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, जिसको विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अगर वो मान लीजिए किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है और वहाँ पर की कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं अंदर, जो बाहर नहीं आ रही है खबर, उस खबर को अगर कोई बाहर जो है वो रिवील कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, उस व्यक्ति को कहा जाता है विसल ब्लोअर,
ठीक है, तो विसिल ब्लोअर भी नहीं हो पाएगी यहाँ पर, है ना। और साथ ही साथ अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उस केस में कोई इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी भी नहीं हो पाएगी, स्पेशली विद, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज जो है वो इस सेक्टर में एंटर कर रही हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ठीक है। अदरवाइज अंदर की कुछ गड़बड़ियाँ या कुछ खामियाँ वो नहीं बाहर आ पाएंगी, ठीक है। और लास्टली, डिनाइल्स अंडर द आरटीआई एक्ट कैन बी चैलेंज थ्रू स्टैट्यूटरी अपील्स। जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत डिनाइल्स होते थे वो तो मैंने आपको बताया कि स्टैट्यूटरी अपील्स हो सकती थी, ठीक है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, फिर कोर्ट्स में आप जा सकते थे। लेकिन जो सेक्शन 39 है उसमें यह है कि आरटीआई एक्ट डजंट अप्लाई एट ऑल, उसमें आरटीआई एक्ट अप्लाई ही नहीं होता। जो भी इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 39 को रखी गई हो एज रेस्ट्रिक्टेड, तो उनके ऊपर आरटीआई अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए फिर ये इम्पॉसिबल हो जाएगी टू इवन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, कि आप इन्फॉर्मेशन की मांग ही नहीं कर सकते, है ना। और इससे बेसिकली जो सिक्रेसी है वो एक नए लेवल तक पहुंच जाएगी, है ना। समझ पा रहे हैं बात। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा जो मेंशन है दैट इज अबाउट सेक्शन 39, सेक्शन 39 ऑफ दिस बिल या ऑफ दिस एक्ट। अब तो खैर एक्ट बन ही जाएगा, अभी तो बिल पास हुआ है ना। बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर और दिया गया है, इसकी भी अगर हम बात कर लें तो बिहाइंड रुपीज वीकनेस अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। रुपया जो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है उसको लेकर ट्रेड हेडविंड्स बताया जा रहा है। ट्रेड हेडविंड्स, मैंने आपको एक बार ये शब्द समझाया था, हेडविंड्स और टेलविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है, इसको आप अगर लिटरल इसका मीनिंग समझना चाहें, आप आगे की तरफ को जा रहे हैं, आपके चेहरे पर या आपके माथे पर, आपके फेस पर विंड लग रही है, हवा लग रही है बहुत तेज़ी से, तो आपको आगे की तरफ को चलने में मुश्किल होती है। ये जनरली आपने जब कभी, जैसे आप टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो ना, स्कूटर, स्कूटी में, बाइक में, और आगे से बहुत तेज़ हवा लग रही हो, तो आपको राइड करने में मुश्किल होती है, ठीक है ना। उसको कहते हैं हेडविंड। हेडविंड का मतलब है कि जो चीज़ें या जो परिस्थितियाँ या जो सर्कमस्टेंसेज या जो कंडीशंस आपके लिए अनफेवरेबल है उनको कहा जाता है हेडविंड्स। और वहीं दूसरी तरफ होता है टेल विंड्स। टेल विंड्स का मतलब है कि जब आप चल रहे हैं और आपके पीछे से हवा आ रही है, तो दैट मीन्स दैट इज सपोर्टिंग योर मूवमेंट, है ना। तो वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस जो हैं उनको कहा जाता है टेल विंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेडविंड्स की, कि ट्रेड को लेकर जो अनफेवरेबल सिचुएशंस है ना, वो इसके पीछे जिम्मेदार बताई गई हैं, और आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं वो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। अभी बेसिकली हुआ क्या है कि आरबीआई ने लार्ज अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर को मार्केट में सेल किया है, ठीक है। तो उससे बेसिकली हुआ क्या कि करेंसी की जो यूएस डॉलर की सप्लाई है मार्केट में कंपेयर टू रुपी, वो बढ़ गई, ठीक है। और इसकी वजह से ऑब्वियस बात है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी तो वो थोड़ा सा चीज़ सस्ती हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ करेंसी के ऊपर भी वैलिड है। तो जैसे ही डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ी तो डॉलर की जो रिलेटिव वैल्यू थी अगेंस्ट द रुपया, या जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, वो थोड़ा सा गिर गया, ठीक है। और रुपया जो है वो लगभग 1 परसेंटेज पॉइंट के आसपास मजबूत हुआ। मतलब ये 91 के आसपास तक पहुंच गया था, अब ये थोड़ा सा 89.5 के आसपास देखा गया। सुबह मैंने चेक किया था तो वही वैल्यू थी, ठीक है। अब इस इंटरवेंशन को अगर हम छोड़ दें, मतलब इसके अलावा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले पिछले एक साल में लगभग 6% कमज़ोर हुआ है, ठीक है। अब इस पजल के दो पार्ट है। पहला तो ये है कि रुपया जो है ना, रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब रुपये को मजबूत होना चाहिए था। ये बात मैं बहुत बार आपसे कर चुका हूँ कि इंडिया जो है वो पिछले कुछ समय से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, है ना, कि तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जीडीपी रेट्स हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम है ना, 1% से भी कम बना हुआ है। एक्सटर्नल सेक्टर के जो मैट्रिक्स हैं जैसे कि ट्रेड डेफिसिट वगैरह, वो भी ठीक दिख रहा है हमें। तो इन सब चीज़ों से रुपया जो है वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, रुपया कमज़ोर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि रुपया जो है वो तब कमज़ोर हो रहा है जब डॉलर भी कमज़ोर हो रहा है ना। अभी तक, कुछ समय पहले तक, जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो हमेशा ये कहती रही हैं कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। ये बात कुछ समय पहले तक तो ठीक थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी डॉलर भी कमज़ोर हो रहा है लेकिन रुपया फिर भी कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। तो उनकी ये बात भी अब सही नहीं रही। अब ये जो वीकनिंग ऑफ द रुपी है, ठीक है, जब करेंसीज इन द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज आर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, जो बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं वहाँ पर की जो करेंसीज हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं, लेकिन हमारा रुपया गिर रहा है। उसके पीछे फैक्टर्स बताए गए हैं यहाँ पर। पहला फैक्टर ये है कि ट्रेड में जो है वो वीकनेस है, ठीक है। इंडिया जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, हमारा ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है।
और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो हम इंपोर्ट जो भी करेंगे उसका बिल हमें किस में चुकाना पड़ेगा, डॉलर्स में। तो डॉलर की डिमांड इसलिए जो है वो ज़्यादा है ना। तो इसलिए एक कारण तो ये है, ठीक है। इसके बाद और ये जो ट्रेड वीकनेस है ये और भी ज़्यादा मतलब ख़राब क्यों होती जा रही है, क्योंकि एक तो यूएस ने जो है वो इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है 50% का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडियन गुड्स है, जो भारत का सामान है, वो फॉरेन कस्टमर्स के लिए महंगा हो रहा है, और महंगा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सामान कम खरीद रहे हैं, तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। और इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो अभी हुई नहीं है फाइनलाइज, ठीक है। तो ये एक तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक कोल्ड फ्रंट दैट लेड टू प्यूनिटिव टैरिफ्स इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। प्यूनिटिव टैरिफ लगाया गया है ना, 50% का। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा अभी मतलब यहाँ से हमारी मार्केट से दूर बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो लैक ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट है उसको हम कैपिटल फ्लोज में जो डिप है वो हमने बहुत बार बात की है कि हमारा जो एफडीआई है, जो एफपीआई है, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कम बना हुआ है। एक यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से स्टडी की गई है दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक, इसमें यह पाया गया है कि जो सभी देशों के जो मार्केट इंडिसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे देश में जो एनएससी है या जो सेंसेक्स वगैरह है, उस तरीके के यूएस में इंडिसेस जो हैं वो 17 से 23% बढ़े हैं। जापान, चाइना में भी 16 से 27% बढ़े हैं, कंपेरेटिवली हैं। जापान में 22 से 27% बढ़े हैं। जो यूके का है ना, ये यूके का एक्सचेंज है, ये 18% बढ़ा है। लेकिन हमारा जो सेंसेक्स है वो सिर्फ 8% बढ़ा है, ठीक है। एशिया में भी अगर हम बात करें तो हांगकांग भी 27% ऊपर गया है। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि हमारे मार्केट में जो अभी स्थिति है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है। या तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जो इंडियन इक्विटीज़ हैं वो ओवरवैल्यूड है, ठीक है, या फिर उनका ये मानना है कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर पैसा नहीं लगाया जा रहा है। लास्टली, वन काउंट डिस्काउंट द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज सीन ऑन वेडनेसडे, ठीक है। लेकिन आप सेंट्रल बैंक का जो रोल है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसा अभी वेडनेसडे को देखने को मिला है, आप उसको भी जो है वो मतलब पूरे तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। आरबीआई का जो एक्शंस है, स्पेशली इट्स परचेज एंड सेल ऑफ डॉलर्स, कैन इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट द इंटरेस्ट रेट वन अर्न्स एंड द इंटरेस्ट एंड द रेट बिजनेस स्पेस, बट ऑल्सो द रुपी एक्सचेंज रेट, ठीक है। कि आरबीआई जो डॉलर खरीदता या बेचता है ना अपने फॉरेक्स रिजर्व से, वो ना सिर्फ जो आप मतलब एक इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं या जो बिजनेसेस को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट अर्न करने का मतलब है जैसे आपने कोई भी जो बैंक्स वगैरह में जो अपने डिपॉजिट्स कर रखे हैं, ठीक है, एफडी वगैरह ये सब, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो हो गया। या फिर जो बिजनेसेस अगर कोई लोन वगैरह लेते तो जो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सिर्फ वही इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बल्कि आरबीआई की इस एक्टिविटी से, सेल एंड परचेज एंड सेल ऑफ डॉलर से, जो है रुपये का एक्सचेंज रेट है उस पर भी असर पड़ता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विच फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो कौन से फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है जब हम रुपये के एक्सचेंज रेट के मूवमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टडी है उसने एग्जामिन किया मंथली डेटा फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू नवंबर 25, लगभग 5 साल का डेटा को एग्जामिन किया, और इन्होंने 3 फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बताए हैं कि रुपये के एक्सचेंज रेट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला है आरबीआई का स्पॉट इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट्स, है ना। स्पॉट इंटरवेंशन वही हो गया कि सेल एंड परचेज ऑफ डॉलर्स, पहला। दूसरा है कि आरबीआई की जो पोजीशन है, चेंज इन द आरबीआई पोजीशन इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जहाँ पर ये एग्री किया जाता है कि आप किसी करेंसी को फ्यूचर में बाय करेंगे या सेल करेंगे एट अ स्पेसिफिक लेवल, ठीक है। कि फ्यूचर में क्या रेट होगा उस हिसाब से नहीं, आप आज ही डिसाइड करेंगे कि मैं आज से 1 साल बाद इस करेंसी को इतने प्राइस पे बेचूंगा या खरीदूंगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और दूसरा और तीसरा फैक्टर है फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लोज टू इंडिया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली द फॉरवर्ड्स हैव मोर सिग्निफिकेंट रोल देन स्पॉट इंटरवेंशन, ठीक है। यहाँ पर यह पाया गया है कि जो फॉरवर्ड्स का रोल है वो स्पॉट इंटरवेंशन से ज़्यादा है, ठीक है। दिस मीन्स द आरबीआई सेलिंग डॉलर्स इन द फॉरवर्ड मार्केट व्हेन द रुपी इज डिक्लाइनिंग इज अ मोर इफेक्टिव ऑप्शन एज इट इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। कि आरबीआई जो डॉलर अगर बेचता है फॉरवर्ड मार्केट में, ठीक है, वो भी तब जब रुपया डिक्लाइन हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो ये एक इफेक्टिव ऑप्शन है क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है।
ऑडली इनफ द ट्रेड डेफिसिट डिड नॉट रियली हैव अ बियरिंग ऑन द चेंजेस इन द रुपी। ठीक है, रुपये में जो मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, चढ़ाव तो खैर आजकल कम ही हो रहा है, रुपया गिर ही रहा है, उस पर ट्रेड डेफिसिट का बहुत ज़्यादा असर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब डेटा है, जो नंबर्स हैं, ये एक्चुअल फ्लो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड नहीं बताते, बट मेयरली द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स दैट मे नॉट नेसेसरीली लीड टू डॉलर्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ द सेम पीरियड। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड डेफिसिट का डेटा अभी का तो आएगा नहीं, है ना, वो अभी का डेटा 1 महीने 2 महीने बाद आएगा, तो उसका एग्जैक्टली उस पर इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। ठीक है, एक्सपोर्टर जो हैं वो दे कैन कीप देयर डॉलर अर्निंग्स ओवरसीज फॉर ए स्टिपुलेटेड पीरियड बिफोर रेमिटिंग द सेम इनटू द कंट्री। ठीक है, एक्सपोर्टर जो है वो ये काम कर सकते हैं कि वो अपने जो डॉलर्स कमा रहे हैं उसको ओवरसीज में ही रखें, है ना, एक्यूमुलेट करते रहें, और फिर उसको वो कुछ समय के बाद जो है वो रेमिट कर लें, अपने पास वापस ले लें। ठीक है, लेकिन जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनकी भी यहाँ पर बात की गई है, चाहे स्पॉट इंटरवेंशन हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या ये सब कुछ, ये 13 to 14% ऑफ द टोटल वेरिएशन इन द करेंसी चेंज, उससे ज़्यादा इनका रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि दैट देयर आर फैक्टर्स बियॉन्ड इकोनॉमिक्स विच हैव अ रोल टू प्ले। ठीक है, इस बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टडी में ये बात की गई है कि जितने भी ये वेरिएबल्स का हमने यहाँ पर जिक्र किया, उनका रोल रुपये के जो रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें सिर्फ 13 से 14% रोल है इनका, इन फैक्टर्स का। तो इसका मतलब मेजर रोल किसी ऐसे फैक्टर का है जो कि बियॉन्ड इकोनॉमिक्स है, जो अर्थव्यवस्था के बाहर है। ठीक है, अब वो क्या है वो नहीं बता सकते। ठीक है, वो यहाँ पर उस चीज़ को इन्होंने कंक्लूड नहीं, मतलब उस चीज़ को इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। उनका यही कहना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड है, ठीक है, जिनका इस पूरे की पूरी सिचुएशन में वो रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि इन सारे फैक्टर्स का जिनका हमने मेंशन किया, उनका तो 13 to 14% ही रोल बताया गया। क्लियर है बात? बट फिर भी जो ये रोल्स हैं इनको ध्यान रखिएगा। मैं इस तरीके के आर्टिकल्स आपके साथ इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि इकोनॉमी में अगर हम खासकर प्रीलिम्स की बात करें, मेंस में भी आपको इस तरीके का जो डेटा है वो काम आएगा डेफिनेटली, बट प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। क्लियर है बात? चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लाइव सीसेट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, ओनली एट 499। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें अगले साल के प्रीलिम्स की, तो जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ हम आपको दे रहे हैं ओनली एट 599 रुपीज़। 51 टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।